अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर सर आप लोगों के अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश हाई स्कूल एंड डीआरटी जूनियर कॉलेज से एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। आज हम लोग देखेंगे 12th कॉमर्स का एक बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का टॉपिक जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल के साथ में जर्नल एंट्रीज पूरी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप फर्म का मतलब। देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और क्लोज डाउन। डिसोल्यूशन का मतलब ये कि हमने किसी चीज़ को बंद कर दिया। अब यहाँ पर कहा गया है व्हेन वन और मोर पार्टनर्स टेक डिसीजन टू क्लोज द पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, और दूसरा दिया गया है व्हेन ऑल द पार्टनर डिसाइड टू डिसकंटिन्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग बात कही गई है। एक जगह पे एक या दो तीन पार्टनर जो भी पार्टनरशिप फर्म में से हैं, कुछ लोग तैयार होते हैं कि हमको पार्टनरशिप में से हटना है, तो वो कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो रही है। ठीक है, यानी बिजनेस में से वो लोग हट गए। और अगर सारे पार्टनर लोग ये सोचते हैं कि हमको सबको हट जाना है पार्टनरशिप में से, तो बिजनेस ही बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ही ख़त्म हो गई, सबकी पार्टनरशिप ख़त्म। तो इन शॉर्ट हम लोग बोलेंगे कि डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस का बंद हो जाना। अब ये डिसोल्यूशन का वर्ड जो है, इट इज़ अ लैटिन वर्ड दैट इज़ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का लैटिन वर्ड भी डिसोल्यूशन ही है, जिसका मतलब होता है डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को डिसॉल्व कर देना, मिला देना, मिक्स कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन होता क्यों है? डिसोल्यूशन के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से कुछ रीज़न यहाँ पर बताए गए हैं। पहला रीज़न जो आप लोग को सामने है वो है वॉलेंट्री एक्ट ऑफ पार्टनर्स देमसेल्फ। पार्टनर लोग खुद ही बोलते हैं वी डोंट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, और तो बिजनेस बंद हो गया। सेकंड दिया है व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर्ड। अगर पार्टनरशिप किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल टाइम के लिए रखा गया था, ठीक है, 1 साल के लिए, 1 साल बाद डिसोल्यूशन हो गया, बिजनेस बंद हो गया। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेंचर फॉर टर्म विच द टर्म फर्म वॉज फॉर्म्ड। अगर हमने कोई एक स्पेशल काम के लिए लिया था, जैसा कि एग्जाम्पल लो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म में आए, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, सेल हो गया, तो पार्टनरशिप फर्म वहीं पे बंद हो जाएगा। फिर फोर्थ रीज़न दिया गया इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी वन पार्टनर। कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो वो पार्टनर बिजनेस में से हट सकता है। फिर एक दिया इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप एट विल डिसॉल्विंग बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 14 डेज। अगर पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स का विल है, मतलब उनकी मर्जी है कि पार्टनरशिप नहीं कंटिन्यू करना है, 14 दिन का नोटिस देके वो लोग बंद कर सकते हैं। एक और केस है कोर्ट ऑर्डर पास टू रिजोल्व द पार्टनरशिप। कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है। वो कोर्ट ऑर्डर कब पास करता है? जैसा मिसकंडक्ट, पार्टनरशिप में कुछ मिसकंडक्ट हुआ, जो बिजनेस वालों ने काम किया वो गलत है, इलीगल एक्टिविटी की गई है, बिजनेस में इलीगल काम किया जा रहा है। पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, मतलब कोई एक पार्टनर उसमें से अनसाउंड, पागल हो गया है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर ने एग्रीमेंट तोड़ दिया है। ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। और भी कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि अगर कंटिन्यूशन में लॉस हो रहा है, बिजनेस में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, तो बिज़नेस बंद कर दिया जाएगा। पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, झगड़े होते हैं, तो भी बिज़नेस बंद कर दिया जाएगा। ऐसा बिज़नेस बंद करने के बहुत सारे रीज़न है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट है द पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व्स। पार्टनरशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब पार्टनर्स के बीच में पार्टनर का रिलेशन नहीं रह जाता, दे आर सोल। अब हम लोग का मेन टॉपिक जो देखना है वो है अकाउंटिंग एंट्रीज। व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज हैज़ टू बी पास। अकाउंटिंग एंट्रीज जो हम लोग पास करते हैं, तो सॉल्यूशन करने के वक्त हम लोग को ध्यान देना होता है कि दो चीज़ें हैं। हम लोगों को या तो जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है या तो लेजर अकाउंट, लेकिन दोनों के लिए कंपलसरी पार्ट है जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट हमको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आप लोगों को बताऊं कि अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिकली
स्टेप है अकाउंट्स को क्लोज करने का, डिसॉल्व करने का। इसमें 3 स्टेज है। पहला स्टेज है ट्रांसफ़र स्टेज, दूसरा स्टेज है रियलाइजेशन स्टेज, और तीसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। एक एक करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ एंट्रीज। फर्स्ट स्टेज दैट इज ट्रांसफ़र स्टेज। तो ट्रांसफ़र क्या किया जाएगा, पहले दिमाग में आप लोग बैठा लो। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र स्टेज एवरीथिंग फ्रॉम बैलेंस शीट विल बी ट्रांसफर्ड। हर एक चीज़ जो बैलेंस शीट में की गई है, दी गई है, वो सबको ट्रांसफ़र करेंगे एट बुक वैल्यू, मीन्स बैलेंस शीट वैल्यू ओनली। तो ट्रांसफ़र में सबसे पहले हम लोग जो ट्रांसफ़र करते हैं वो है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, और ये एसेट की ट्रांसफ़र होती है रियलाइजेशन में। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को छोड़ के बाकी सारे एसेट्स को हमको ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में। तो इसके लिए एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सारे एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट्स के नाम लिखना पड़ेगा। एग्जांपल लो कि मेरे पास अगर 3 एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, तो मैं तीनों का नाम लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन टू फर्नीचर टू मशीन एक्सेट्रा, वॉट एवर जो भी एसेट्स है पूरा डिटेल में बताऊंगा, और अमाउंट फीड करूंगा फ्रॉम बैलेंस शीट। सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटीज को हमने ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन में, लेकिन लाइबिलिटीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज देखी जाती है। एक्सटर्नल मीन्स क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इस तरह के जो बाहर वाले को पेमेंट करना है वो लाइबिलिटीज को हम ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड इज ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। वॉट एवर प्रॉफिट इज अपियरिंग ऑन लाइबिलिटी साइड, जो भी प्रॉफिट हमारे लाइबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, कोई भी नाम से प्रॉफिट अगर हमने जमा करे हैं तो उसको भी हम ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी पार्टनर के अकाउंट में। इसके लिए एंट्री आएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन। अगर करंट अकाउंट बना है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और इन केस कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट है ही नहीं, तो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसलिए ऑप्शन है आइदर इन करंट और इन कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसफ़र स्टेज में ही फोर्थ स्टेज ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस। इन केस कभी कोई लॉसेस है, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, फिक्टिशियस एसेट है, तो उसके लिए हम लोग को ये एंट्री पास करनी है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में हम लोग हर लॉस को डेबिट में बता देंगे टू लॉस अकाउंट। ठीक है। लास्ट दैट इज ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजन, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन सच एज आरडीडी और इन्वेस्टमेंट रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस तरह से कोई भी तरह के प्रोविज़न जो लाइबिलिटीज़ होती है वो हम लोग को ट्रांसफ़र, लाइबिलिटीज़ होती है जो हम लोग को किसी बाहर वाले को पे करना पड़ता है, उसके लिए एंट्री आती है प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 5 स्टेप है जो ट्रांसफ़र के हैं। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करना, दूसरा आउटसाइडर लाइबिलिटीज़, तीसरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चौथा एक्यूमुलेटेड लॉस, और पांचवा ट्रांसफ़र ऑफ प्रोविजन। यह ट्रांसफ़र स्टेज में पूरा अमाउंट हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉपी करेंगे, वो होगा बैलेंस शीट से। नेक्स्ट स्टेप इज़ रियलाइजेशन स्टेज। सेकंड स्टेज जो दिया गया है वो है रियलाइजेशन स्टेज। अब रियलाइजेशन स्टेज में हम लोगों को देखना पड़ता है कि रियलाइज़ किया जाए। ये रियलाइजेशन स्टेज के सारी एंट्रीज़ कहीं पर भी क्वेश्चन में कैसे भी दी जाएगी, हम लोगों को देख देख के एंट्रीज पास करनी है। पहला सेल ऑफ एसेट्स, हम लोग ज़्यादातर करते हैं कि जितने भी एसेट्स है वो हम लोग सेल कर देते हैं, बेच देते हैं मार्केट में। बेचेंगे तो उसके लिए एंट्री पास होगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आ रहा है इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। कहाँ से आया है, दैट इज़ रियलाइजेशन ऑफ एसेट, तो एसेट का नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। एसेट अगर पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल और करंट टू रियलाइजेशन। फर्स्ट और सेकेंड एंट्री आप देखो, दोनों ध्यान से रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है और दोनों एसेट्स के ऊपर है। फ़र्क है, फर्स्ट में एसेट सेल किए थे इसलिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, सेकेंड में पार्टनर ने टेक ओवर किया इसलिए पार्टनर अकाउंट डेबिट किया गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया गया, तो जब हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन से हम पेमेंट करेंगे, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज़ का नाम नहीं बताने का, हम लोग को रियलाइजेशन में डिटेल देना पड़ेगा कि हमने रियलाइज़ कर दिए, यानी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर चुके, पैसा गया इसलिए कैश एंड बैंक क्रेडिट पास करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इन रियलाइजेशन इज पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने पेमेंट किया है उस लाइबिलिटीज़ का तो हम लोगों को एंट्री पास करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटीज़ पे करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर लाइबिलिटीज़ पार्टनर से पे करवा रहे हो तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। नेक्स्ट स्टेप इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस। डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया गया है तो एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट है कैश गया इसलिए टू कैश अकाउंट। और अगर यही रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे करे तो एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये 6 एंट्रीज आती। नेक्स्ट स्टेप इन रियलाइजेशन इज कमीशन गिवन टू एनी पार्टनर। अगर हम कमीशन दे रहे हैं किसी पार्टनर को फॉर एसेट रियलाइजिंग, उसने एसेट रियलाइज़ किया है, एसेट रियलाइज़ करने के बदले में उसको कमीशन देना है, तो हम लोग एंट्री पास करेंगे, वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में भी। फिर कहा गया है पेमेंट ऑफ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, एनी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं थी हमने पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट पेमेंट करने पे। सेम पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, पार्टनर का लोन पे करोगे तो एंट्री आएगी पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। एक एंट्री यहाँ पर जो पहले लिखाई गई है सेल ऑफ एसेट, आइदर इट इज़ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट्स, रिकॉर्डेड एसेट्स हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो दोनों के लिए सेम एंट्री आती है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इतने स्टेजेस हैं तुम्हारे रियलाइजेशन के। अब लास्ट तीसरे स्टेप पे आते हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज का मतलब होता है कि हम लोग टैली करने पे आते हैं। टैली सबसे पहले हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जब हम टैली करेंगे तो आइदर वी विल गेट अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट, सॉरी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के लिए एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इन केस लॉस हो रहा है तो एंट्री आएगी अपोजिट रिवर्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे पता चलता है, हम लोग को एक रफ वर्क करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। वी हैव टू फाइंड डेबिट टोटल एज वेल एज क्रेडिट टोटल। डेबिट ज़्यादा है मतलब वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा और डेबिट बैलेंस हमेशा लॉस होता है। और वैसे अगर क्रेडिट का अमाउंट रियलाइजेशन का ज़्यादा दिखाई दे मतलब क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा वो, और क्रेडिट बैलेंस हमेशा होता है प्रॉफिट। ठीक है, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट। वैसे ही लॉस के टाइम पे एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लोज करते हैं वो होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड स्टेप जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पे है वो है क्लोजिंग ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को टैली करते हैं, करंट अकाउंट बनाया गया है इसलिए। ठीक है, करंट अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो पहले अगर क्रेडिट बैलेंस है मीन्स करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, और क्रेडिट बैलेंस है तो इसलिए लिखेंगे पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर करंट अकाउंट को बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और वैसे ही रिवर्स हो सकता है, अकाउंट शोज द डेबिट बैलेंस, अगर अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है तो डेबिट बैलेंस के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। रिवर्स, एक जगह पे पार्टनर करंट टू कैपिटल था तो दूसरी ये पे हो गया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। ये एंट्री हम लोग को पास करनी पड़ सकती है ओनली इफ़ वी प्रिपेयर करंट अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो ही ये एंट्री पास करना है, नहीं तो ये एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप
एट डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज इज क्लोजिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हम टैली करते हैं, कैपिटल अकाउंट टैली करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट बैलेंस बच सकता है या क्रेडिट बैलेंस बच सकता है। उसके लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल पार्टनर का कैपिटल ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस बच रहा है। इन शॉर्ट बिजनेस में से पार्टनर को पैसा पे करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पे अमाउंट टू बी पेड। बिजनेस से पैसा देना है इसलिए लिखेंगे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिजनेस में से हम पैसा निकाल के उस पार्टनर को सेटल कर देंगे, पे कर देंगे। और वैसे ही बहुत रेयर केस में होता है अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। अकाउंट में हमारे पास डेबिट बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस का मतलब ये बताया मैंने तुम लोगों को कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा, मतलब हमको उस पार्टनर से पैसा लेना चाहिए, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। बिजनेस में पैसा आएगा, तो जब बिजनेस में पैसा आएगा तो हम वहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट से पैसा हम लेंगे। इस तरह से हमारे स्टेप्स हो जाएंगे, एंट्रीज हो जाएगी, और एंट्रीज होने के बाद में हमारा अकाउंट टैली हो जाएगा। लास्ट अकाउंट जो बनाते हैं वो होता है कैश एंड बैंक, और कैश एंड बैंक अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए। बोथ साइड मस्ट बी सेम, दोनों साइड सेम आएगा तो ही हमारा अकाउंट टैली होगा। दोनों साइड सेम नहीं आ रहा है मतलब अपना अकाउंट टैली नहीं हुआ है, मिस्टेक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हम लोगों को सबसे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, जैसा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वेयर पेमेंट टू लाइबिलिटीज विल बी साइलेंट। पेमेंट टू लाइबिलिटीज विल बी साइलेंट, हमको पार्टनर को पे करना है, लाइबिलिटीज को पे करना है, लेकिन वो साइलेंट है, क्वेश्चन में बताया नहीं जा रहा। तो जब क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा है तो उसका मतलब हम पहले से ही समझ जाना है कि वी हैव टू पे लाइबिलिटीज, विदाउट पेइंग लाइबिलिटीज द बिजनेस कैनॉट बी डिसॉल्व्ड। बिजनेस में डिसोल्यूशन उसी वक्त हो सकता है जब हम लाइबिलिटीज का पेमेंट पूरा करें। बिगैर लाइबिलिटीज को पे किए हुए हम लोग बिजनेस डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, लाइबिलिटीज को पे करने नहीं बोला गया है, तो भी हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पूरा पे करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज था क्रेडिटर्स 10,000, लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं पे क्रेडिटर्स का कोई जिक्र नहीं है, कोई अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया जा रहा है, तो मुझे अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि दैट आई हैव टू पे लाइबिलिटीज एट फुल वैल्यू। मुझे लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री पास करनी ज़रूरी बनेगी। वो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश इन बैंक अकाउंट। वो एंट्री भले नहीं बोला लेकिन पास करना है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज के लिए ये रूल है। हाँ, एसेट के लिए अगर नहीं कहा जा रहा है वी विल एज्यूम दैट एसेट रियलाइजेशन वैल्यू इज नील। अगर एसेट को रियलाइज नहीं करने बोल रहा है, कोई पैसा एसेट से नहीं मिल रहा है, मतलब हम मान लेंगे कि अपना कोई एसेट से पैसा नहीं मिलने वाला, तो अपनी वैल्यू है वहाँ पे 0, तो उसकी एंट्री हम नहीं पास करें। लेकिन लाइबिलिटीज के लिए कंपलसरी पार्ट है। तो ये स्टेप्स जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया हूँ, ये सब आप लोग को एकदम ध्यान से याद रखना है। पहला स्टेप जो कि है ट्रांसफ़र स्टेज। ट्रांसफ़र स्टेज पे बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना ही है। ट्रांसफ़र करने के टाइम पे बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू पे ट्रांसफ़र करना है। सेकंड स्टेप है रियलाइजेशन स्टेज। रियलाइजेशन स्टेज पे क्लियरली मैंने बोला कि एडजस्टमेंट जैसा दिखे वैसा हमको एंट्रीज पास करना है। एसेट और लाइबिलिटीज और एक्सपेंस के ऊपर ही एंट्रीज होती है। एसेट को पे करोगे, एसेट को सेल करोगे या पार्टनर टेक ओवर करेंगे, लाइबिलिटीज को पे किया जाएगा या पार्टनर पे करेगा, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस होगा। इसके अलावा कोई एंट्री होती ही नहीं है। आइदर एसेट्स विल बी अपीयरिंग बैलेंस शीट और नॉट अपीयरिंग, लाइबिलिटीज में भी अपीयरिंग और नॉट अपीयरिंग। लास्ट में स्टेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज का। वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में हम लोग को टैली का स्टेप फॉलो करना है, और टैली का स्टेप में सबसे पहले है रियलाइजेशन, दैट विल बी प्रॉफिट और लॉस। सेकंड ट्रांसफ़र करेंगे करंट में, करंट में पता चलेगा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और फिर कैपिटल अकाउंट को टैली करेंगे तो पता चलेगा रिसीवेबल अमाउंट और पेएबल अमाउंट, जो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश में। कैश अकाउंट हमारा टैली होना चाहिए, ठीक है।
इतना वीडियोस में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थैंक यू।